भारत की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना खुद समय, एक शानदार दास्तान जो सदियों से लिखी जा रही है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत सभ्यताओं में से एक की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां अनगिनत संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं साथ साथ पनपी हैं। उत्तर में हिमालय की मजेस्टिक बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के सन किस्ड किनारों तक, यह विशाल उपमहाद्वीप गहरे विचारों, आध्यात्मिक खोजों और शानदार मानवीय उपलब्धियों का पालना रहा है। हजारों सालों तक इस जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्य उठे और गिरे, हर एक ने देश की कलेक्टिव आत्मा पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी। इस लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ने एक ऐसे समाज को आकार दिया जो इनक्रेडिबली डिवर्स है, फिर भी शेयर्ड एक्सपीरियंस और कल्चरल एक्सचेंज के सब्टल, इनविजिबल धागों से एक साथ बुना हुआ है। मिडीवल पीरियड के दौरान भारत ने नए इन्फ्लुएंसेस देखे जिन्होंने इसकी पहले से ही कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री को और एनरिच्ड किया। मुगलों जैसे ताकतवर साम्राज्यों ने अपना शासन स्थापित किया, अपने साथ कला, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूप लाए। ताजमहल और शानदार किले जैसे ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स आज भी स्प्लेंडेड क्रिएटिविटी और पावर के इस दौर की गवाही देते हैं। हालांकि यह पीरियड विभिन्न रीजनल किंगडम्स के बीच कंट्रोल और सुप्रीमेसी के लिए लगातार संघर्षों से भी भरा था। पावर के इस कांस्टेंट चर्न का मतलब था कि भारत का पॉलिटिकल मैप हमेशा बदल रहा था, जिसमें अलग अलग शासक और राजवंश पूरे देश में डोमिनेंस के लिए होड़ कर रहे थे, जिससे कोएग्जिस्टिंग येट कंपीटिंग स्टेट्स का एक मोज़ेक बन गया था। यूरोपियन ट्रेडर्स, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना भारत के लंबे इतिहास में एक पिवटल टर्निंग पॉइंट था। शुरुआत में मसालों और टेक्सटाइल्स के लालच से खींचे गए ब्रिटिश धीरे धीरे व्यापारियों से मालिक बन गए। क्लेवर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और सुपीरियर मिलिट्री फोर्स के जरिए उन्होंने अपना डोमिनेंस जताना शुरू कर दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को अक्सर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की शुरुआत माना जाता है, एक ऐसा पल जिसने घटनाओं की एक ऐसी चेन को गति दी जिसने भारतीय इतिहास के रास्ते को फंडामेंटली बदल दिया। अगली सदी में ब्रिटिश प्रभाव लगातार फैलता गया, जब तक कि पूरा उपमहाद्वीप उनके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आ गया, जिससे यहाँ के लोगों के लिए एक नया और चैलेंजिंग चैप्टर शुरू हुआ। फॉरेन पावर के इस कंसोलिडेशन को चुनौती नहीं मिली, ऐसा नहीं था। जैसे जैसे ब्रिटिश रूल की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे भारतीय जनता में रिजेंटमेंट और डिसकंटेंट भी बढ़ता गया। 1857 में एक बड़े और वाइड स्प्रेड अपराइजिंग को देखा गया, जिसे अब भारत के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में याद किया जाता है, जो कंपनी की सेना में सिपॉइज के म्यूटनी के रूप में शुरू हुआ। वह उत्तरी और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें शासक, किसान और आम लोग सभी शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और मंगल पांडे जैसे नेता रेजिस्टेंस के हीरोइक सिंबल बन गए। हालांकि विद्रोह को अंततः बहुत ताकत से दबा दिया गया, इसने ब्रिटिश अथॉरिटी की नींव को पूरी तरह हिला दिया और स्वतंत्रता के लिए एक यूनिफाइड नेशनल स्ट्रगल की सही शुरुआत को चिह्नित किया। 1857 के अपराइजिंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का औपचारिक अंत और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, जिसमें भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित होने लगा। इस नए दौर में महत्वपूर्ण बदलाव आए, लेकिन सेल्फ रूल की कोर एस्पिरेशन और मजबूत होती गई। इसी पीरियड के दौरान ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स आकार लेने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, शुरुआत में शिक्षित भारतीयों के लिए अपनी ग्रीवेंसेस व्यक्त करने और गवर्नेंस में ज्यादा भागीदारी मांगने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में। अपने शुरुआती सालों में इसका अप्रोच मॉडरेट था, जिसमें पिटिशंस और डायलॉग पर ध्यान दिया गया। हालांकि देश भर में एक अधिक असर्टिव और वाइड स्प्रेड फ्रीडम मूवमेंट के बीज बोए जा रहे थे, जो आने वाले मॉन्यूमेंटल स्ट्रगल्स के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा और रेडिकलिज्म की लहर लाई। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अपने शक्तिशाली घोषणा से देश को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ब्रिटिश द्वारा 1905 में बंगाल का पार्टीशन, एक ऐसा कदम जिसे डिवाइड एंड रूल की रणनीति के रूप में देखा गया, ने मैसिव प्रोटेस्ट्स को जन्म दिया और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दिया, जिसने विदेशी वस्तुओं के बॉयकॉट का आह्वान किया।
इस पीरियड में भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी हीरोज का भी उदय हुआ, जो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं जीती जा सकती। उनकी फियरलेस स्पिरिट और राष्ट्र के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस ने युवा भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी को कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई में नए दृढ़ संकल्प के साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी का पॉलिटिकल सीन पर आना स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट था। उन्होंने सत्याग्रह या सत्य पर जोर और अहिंसा या नॉन वायलेंस के शक्तिशाली और नॉवल कॉन्सेप्ट्स को रेजिस्टेंस के प्राथमिक साधनों के रूप में पेश किया। उनका फिलॉसफी जनता के साथ गहराई से रेजोनेट हुआ। लाखों आम पुरुषों और महिलाओं को बिना एक भी हथियार उठाए ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाया। गांधी जी, जिन्हें महात्मा या महान आत्मा के रूप में जाना जाने लगा, ने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक एलीट लेड मूवमेंट से एक मैस बेस्ड स्ट्रगल में बदल दिया, जिसमें भारतीय समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया, रिमोट गांवों के किसानों से लेकर बस्लिंग शहरों में वर्कर्स तक। मैस मोबिलाइजेशन के इस नए चरण को कई की मूवमेंट्स द्वारा चिन्हित किया गया, जिन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को व्यवस्थित रूप से चुनौती दी। 1920 में शुरू किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस का पहला बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी बदलाव, जहां गवर्नमेंट से सख्त सहयोग वापस लाने का आग्रह किया गया था। बाद में 1930 में सॉल्ट मार्च, जिस ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स का विरोध करने के लिए समुद्र तक 240 मील की यात्रा दोनों हथियार खींचे और गांधी के तरीके मॉरल फोर्स को प्रदर्शित किया। यह आंदोलन सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, एक कलेक्टिव सेल्फ अवेकनिंग की कार्य था। उन्होंने लोगों में गर्व, एकता और अनवेवरिंग रिजॉल्व की भावना पैदा की, स्पष्ट करते हुए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग अब नेगोशिएबल नहीं थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तेज होता गया, राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में दूरदर्शी नेताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती गई। जवाहरलाल नेहरू, गांधी के एक करीबी सहयोगी, एक टावरिंग फिगर के रूप में उभरे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक आधुनिक, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक विजन को आर्टिकुलेटेड किया। विश्व मामलों की उनकी गहरी समझ और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने बनने वाले राष्ट्र के लिए इंटेलेक्चुअल ग्राउंडवर्क तैयार किया। इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस, एक और कैरिस्मेटिक नेता, मानते थे कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर हासिल की जानी चाहिए। उन्होंने मशहूर तौर पर आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए अलग हो गए। भारत को सैन्य रूप से आजाद करने के लिए विदेशी शक्तियों से समर्थन मांगा, जो संघर्ष की फायरी और रेवोल्यूशनरी स्पिरिट का प्रतीक था। स्वतंत्रता आंदोलन कभी भी विशेष रूप से पुरुषों का क्षेत्र नहीं था। महिलाओं ने लड़ाई के हर चरण में एक महत्वपूर्ण और अक्सर अनसंग भूमिका निभाई। उन्होंने पारंपरिक सीमाओं से बाहर आकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर मार्च में भाग लिया, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और यहां तक कि ब्रूटल पुलिस एक्शन का भी सामना किया। सरोजिनी नायडू जैसी शख्सियतें, जिन्हें भारत की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है, ने लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने शक्तिशाली ऑरेटरी का इस्तेमाल किया। अरुणा आसफ अली ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान निडरता से भारतीय ध्वज फहराया, जो डिफायंस का प्रतीक बन गई। अनगिनत अन्य महिलाएं, जिनके नाम इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हो सकते हैं, ने एक्टिविस्ट्स, वॉलंटियर्स और अपने परिवारों की स्टेडफास्ट बैकबोन के रूप में योगदान दिया। अपने साइलेंट सैक्रिफाइस और अनवेवरिंग करेज के माध्यम से संघर्ष की गति को बनाए रखा। स्वतंत्रता के लिए अंतिम धक्का 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ आया। जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, गांधी ने ब्रिटिश को क्विट इंडिया का एक शक्तिशाली आह्वान किया, जो अब तक का सबसे अग्रेसिव और वाइड स्प्रेड कैंपेन था। उन्होंने राष्ट्र को डू और डाई का इलेक्ट्रीफाइंग मैंट्रा दिया, लोगों से एक फ्री नेशन के रूप में कार्य करने और कॉलोनियल रूलर्स के आदेशों का पालन करने से इनकार करने का आग्रह किया। ब्रिटिश ने तुरंत और कठोर रिप्रेशन के साथ जवाब दिया, हजारों नेताओं और एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार किया। क्रैकडाउन के बावजूद आंदोलन ने भारतीय लोगों की इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की अनशेकेबल विल को प्रदर्शित किया, जिससे युद्ध से थके ब्रिटिश को यह स्पष्ट हो गया कि भारत में उनका समय आखिरकार समाप्त हो रहा है। संघर्ष के इन लंबे और कठिन दशकों का कल्मिनेशन 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। हालांकि
की आने वाली स्वतंत्रता की खुशी इमेंस थी। इसे पार्टीशन के दर्द से दुखद रूप से मारिट किया गया था। देश को दो अलग अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, जिससे मानव इतिहास में सबसे बड़े और सबसे हिंसक माइग्रेशंस में से एक हुआ। 15 अगस्त 1947 की रात को जब भारत छोड़ो और स्वतंत्रता के लिए जगा, जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। ये गहरे और इमेंस चैलेंज का एक क्षण था, क्योंकि एक नव स्वतंत्र भारत विभाजन से स्कार्ड लेकिन अपनी एस्पिरेशंस में एकजुट एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की दिशा में अपने पहले कदम उठा रहा था। स्वतंत्र भारत की यात्रा एक प्राचीन सभ्यता की नींव पर एक नया राष्ट्र बनाने की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें उस समय के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमाग शामिल थे, ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया जो आधुनिक भारत का बेडरॉक बन गया। इसने डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों को एनश्राइंड किया। अपने सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी। डेमोक्रेसी के प्रति यह प्रतिबद्धता एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, खासकर इतने विशाल और स्टैगरिंग डाइवर्सिटी वाले देश के लिए। गरीबी, इलिटरेसी और रीजनल टेंशन सहित कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी डेमोक्रेटिक आइडियल्स को मजबूती से बनाए रखा है। नियमित चुनाव आयोजित किए हैं और 7 दशकों से अधिक समय तक पावर का पीसफुल ट्रांसफर सुनिश्चित किया है। भारत की एकता, अनगिनत भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों की भूमि हमेशा इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसकी सबसे पर्सिस्टेंट चैलेंज रही है। राष्ट्र के नेताओं ने अपनी समृद्ध रीजनल वेरिएशंस का सम्मान करते हुए और उन्हें मनाते हुए एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी बनाने के लिए अथक प्रयास किया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यह डेलिकेट बैलेंस भारतीय एक्सपेरिमेंट की आधारशिला रहा है। राष्ट्रीय संकल्प की यह भावना कई मौकों पर परखी गई, सबसे खास तौर पर 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान। इस संघर्ष में निर्णायक जीत, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय गौरव का एक इमेंस मोमेंट था। हर साल 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है, या विक्ट्री डे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साहस का सम्मान करने और इस ऐतिहासिक ट्रायम्फ का स्मरण करने के लिए। रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं रहा है। भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल अपहीवल्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स से गुजरा है। फिर भी इन सब के बावजूद राष्ट्र का डेमोक्रेटिक फैब्रिक रिमार्केबली रेजिलिएंट साबित हुआ है। भारत के लोगों ने बार बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना विश्वास दिखाया है, अपने वोट का उपयोग देश की नियति को आकार देने के लिए किया है। भारत की स्वतंत्रता की कहानी सिर्फ एक इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है, यह एक जीवित विरासत है जो प्रेरित करती रहती है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी बाधाओं के खिलाफ भी स्वतंत्रता और गरिमा की अपनी खोज में एकजुट लोगों की कलेक्टिव विल सफल हो सकती है और होगी। अंत में भारत का इतिहास एकता, रेजिलियंस और डेमोक्रेटिक आइडियल्स की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टमेंट है। विविध राज्यों की एक प्राचीन भूमि से लेकर एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम की आग में गढ़ा गया एक राष्ट्र है। भारत की यात्रा अद्वितीय है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे लाखों लोगों ने असाधारण नेताओं के नेतृत्व में और नॉन वायलेंस के सिद्धांत से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंका। पार्टीशन के इमेंस ट्रॉमा और अपनी विविधता की कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करते हुए भारत ने डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का रास्ता चुना। संघर्ष की यह विरासत और एकता के प्रति अनवरत कमिटमेंट राष्ट्र को किसी सदी की चुनौतियों का सामना करते हुए मार्गदर्शन करती रहती है। उस फेथफुल मिडनाइट इन 1947 में अपने लिए दावा की गई नियति को पूरा करने का प्रयास करती है।